हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का थर्ड चैप्टर जो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है स्टार्ट करेंगे। और नाइन्थ क्लास में आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ा था। मतलब इतना कह सकते हैं, ये वर्ड्स तो थे ही, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बस इसमें ऐड हो गया 10th क्लास में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। मतलब अब हम दो इक्वेशंस को एक साथ स्टडी करेंगे। पेयर का मतलब ही होता है, आपको पता है, दो लीनियर इक्वेशंस को एक साथ स्टडी करेंगे, वही इस चैप्टर में होगा। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सबसे पहले तो लीनियर इक्वेशन को एक बार हम रिवाइज करते हैं कि क्या होता था। याद करो, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा। अगर आप लोग अच्छे तरीके से किया होगा तो आपको इस चैप्टर में बिल्कुल डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। कोई भी इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो के फॉर्म का है, जिसमें a एंड b साइमल्टेनियसली आर नॉट जीरो। a एंड b आर साइमल्टेनियसली एक साथ जीरो नहीं हो सकते हैं। दोनों में से कोई एक अगर ज़ीरो हो तो चलेगा, बट दोनों एक साथ ज़ीरो नहीं हो सकते हैं। तो हम इसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। बल्कि कोई भी इक्वेशन जैसे 2x प्लस 3 इज़ इक्वल टू ज़ीरो था, तो याद करो, आप लोगों ने सीखा होगा कि इसको दो वेरिएबल में ट्रांसफॉर्म कर सकते थे। हम इस तरीके से लिख सकते थे, है ना। या ऐसे कोई इक्वेशन लिखी हुई है, मान लो एक सेकेंड के लिए कि माइनस वाई प्लस 5 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो इसको हम ट्रांसफॉर्म करके 0 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 5 इज़ इक्वल टू ज़ीरो लिख सकते थे। दैट मीन्स कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो होता है, उस फॉर्म में हम इसको चेंज कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। जब y का कोएफिशिएंट नहीं है तो उसको हम 0 इंटू वाई लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर x का कोएफिशिएंट नहीं है तो 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हो, इस तरीके से आसानी से हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर सकते थे। तो अब बात करते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात करते हैं। मतलब दो इक्वेशंस को एक साथ स्टडी कैसे करेंगे और उनसे क्या रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं, कैसे करेंगे, वो समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, उसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि याद करने की इनफैक्ट कोशिश करते हैं कि जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, जो ये आपके पास जो एक इक्वेशन हुआ करती थी, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो a की वैल्यू मैं 2 ले लूँ और b की वैल्यू 1 ले लेते हैं और c की वैल्यू 3 ले लेते हैं या -3 ले लेते हैं। तो ये इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। 9th क्लास में जो आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं? इट हैज़ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मतलब x की हम जो वैल्यू लेंगे तो y की वैल्यू मिलती जाएगी। और इट रिप्रेजेंट्स ज्योमेट्रिकली स्ट्रेट लाइन। इट रिप्रेजेंट्स ज्योमेट्रिकली अ स्ट्रेट लाइन। ये दो बातें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट जो इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप x की वैल्यू 0 ले लोगे और उसमें पुट कर दो x की जगह पे 0, तो y माइनस 3 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 0,3 एक हमें कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं ये एक तरीके से। और x की वैल्यू अगर हम सपोज 1 ले लेते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? x की वैल्यू अगर 1 लोगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 1। पुट करके देख लो, 2 और -3 कितना होता है? -1। और राइट हैंड साइड में -1 जाएगा तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो आप यहाँ से ये भी कह सकते हो 1,1, ये भी एक सॉल्यूशन है। तो अगर हम ये लाइन अगर ड्रॉ करेंगे ग्राफ पेपर के ऊपर, तो 0,3 और 1,1 ये आपको ये दो पॉइंट्स मिलेंगे। और ऐसे बहुत सारे और भी पॉइंट्स आप इनफैक्ट जितने भी इसके ऊपर पॉइंट्स होंगे वो सब के सब क्या कहलाते हैं? सॉल्यूशंस कहलाते हैं। भाई जैसे इसका कोऑर्डिनेट 0,3 है, तो हम कहते हैं ना कि x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3 इज़ वन ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। ऐसे ही 1,1 को मान लो मैंने इस लाइन के ऊपर लिया हुआ है, तो 1,1 मतलब x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1 इज़ ऑल्सो अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ऐसे ही इसके भी कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, इसके भी होंगे। और ये तो रुकेगा ही नहीं, ये तो चलता जा रहा है ना, ये एरो दिखाते ही हैं इस चीज़ के लिए कि भाई ये इनफाइनाइटली आगे तक चलता जाएगा और ये ऊपर भी ऐसे ही चलता जाएगा आगे की तरफ। तो इसके ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, कोऑर्डिनेट्स होंगे, और वो सब के सब इसके सॉल्यूशंस होते हैं, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं। तो इस बात को भी हमें नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। तो
दो इक्वेशंस हमने लिए हैं यहाँ पर, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये कोई नंबर्स हैं और ये नंबर इस तरीके से हैं कि a1 और b1 एक साथ जीरो नहीं हो सकते हैं। a1 और b1 एक साथ जीरो नहीं हो सकते हैं, इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू 0। मतलब कि अब आपको पता है कि स्क्वायर करते हैं किसी भी नंबर का तो पॉजिटिव नंबर होता है, और b1 का भी स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। तो दो पॉजिटिव नंबर्स का सम कैसे ज़ीरो हो सकता है? हाँ, दोनों में से एक ज़ीरो हो सकता है, लेकिन दोनों एक साथ ज़ीरो नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपने मान लो a की वैल्यू इवन -2 ले लो चाहे 2 ले लो, स्क्वायर करने पे तो 4 ही हो जाएगा, और इसको 0 भी ले लोगे तो 4 0 के बराबर नहीं होगा। ये a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर अगर 0 के इक्वल हो जाएगा तो इसका मतलब दोनों ही 0 हो जाएंगे फिर तब। आई होप ये समझ में आया होगा, सोचना है इसके बारे में, ठीक है, नहीं अगर समझ में आया है तो। और a2 और b2 एक साथ 0 नहीं हो सकते हैं। इस बात का इक्विवेलेंट स्टेटमेंट ये भी हो सकता है, मैंने क्या बोला, a2 और b2 एक साथ 0 नहीं हो सकते हैं। तो इस सेंटेंस का इक्विवेलेंट सेंटेंस ये भी है, या स्टेटमेंट ये भी है कि a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर 0 के इक्वल तभी होगा जब दोनों 0 होंगे, और दोनों 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब दोनों एक साथ 0, दोनों का सम, स्क्वायर का सम 0 नहीं है, दैट मीन्स दोनों के दोनों 0 नहीं हो सकते हैं। एक ही बात है, दोनों का मतलब एक ही है। बट हाँ, आते हैं बैक टू द नॉर्मल सिचुएशन कि भाई a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, वेयर a1 एंड b1 साइमल्टेनियसली नॉट 0 एंड a2 एंड b2 आर साइमल्टेनियसली नॉट 0 फॉर्म अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इन दोनों को अगर हम एक कह सकते हैं कि पर्सपेक्टिव में देखना स्टार्ट करें तो ये एक सिस्टम बनाते हैं इक्वेशंस का। तो कभी कभी आप देखोगे कि लिखा रहता है सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का मतलब ये हुआ कि वी हैव टू कंसीडर टू इक्वेशंस साइमल्टेनियसली। ठीक है, कभी कभी 3 इक्वेशंस भी होते हैं एक साथ कंसीडरेशन में, तो उसको कहते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन। और ये दो लाइन, ये आपको पता ही है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, तो ये भी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो लाइंस हैं ये पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब दो लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे, और वो दोनों ही लाइंस जो है इंटरसेक्टिंग हो सकते हैं एट वन पॉइंट, मतलब लाइन एक दूसरे को कट करेगा, या पैरेलल लाइंस हो सकते हैं, या कोइंसिडेंट लाइन हो सकते हैं। ठीक है, वो कैसे होता है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, मेजर पार्ट जो है इस चैप्टर में, जो आपका मेजर पार्ट है, जो आपको मेनली सीखना, वो ये है कि कैसे हमें इक्वेशन फ्रेम करना है नॉर्मल सिचुएशन में, जो एक कह सकते हैं कि डेली लाइफ से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस लिखे होंगे, और उस सेंटेंसेस को समझ के कैसे इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और उस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है, बेसिकली हम लोग वो सीखेंगे। तो हमारा डेफिनेशन तो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, अभी अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, इसका पहला एक्सरसाइज स्टार्ट करें उससे पहले हम लोग ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इसका देखते हैं कि किस तरीके से होता है। ठीक है, ओके। तो बच्चों देखो, एक एग्जांपल मैंने लिया हुआ है यहाँ पर कि दो इक्वेशंस दिए हुए हैं आपके पास, और इन दोनों इक्वेशंस को ड्रॉ करके और देखो कि वो कहाँ पर मीट करते हैं। तो ये जो बच्चों ये इक्वेशन दी हुई है, आपको पता ही है सबको कि ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो लेकिन इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा ये हम देखते हैं। ग्राफ ड्रॉ करना भी आप जानते हो कैसे करते हैं। एक बार x और y का टेबल बनाते हैं, x की वैल्यू एक बार 0 ले लेंगे तो y की वैल्यू 1 मिल जाएगी, और एक बार y की वैल्यू 0 ले लेंगे तो x की वैल्यू 2 मिल जाएगी। तो हमारे पास x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू 1 है, मतलब 0,1 एक पॉइंट मिल गया हमें। तो मैं रफली यहाँ पर प्लॉट कर देता हूँ पॉइंट को। वैसे ग्राफ पेपर आपके पास होगा तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आप विजुअलाइज कर पाओगे। ये आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। ये भी आपका 1 है यहाँ पर y एक्सिस पे, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है और ये 4 है ना। इस तरीके से ये आपका y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, और ये भी आपका x डैश बोलते हैं इसको, ये ओरिजिन कहलाता है बच्चों, आपको पता ही है सबको। और ये आपका y डैश है। 0,1 कहाँ होगा? ये रहा 0,1। और 2,0 कहाँ होगा? ये रहा 2,0। ठीक है, तो उसको ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से कुछ एक लाइन हमें मिल जाएगी। तो ये जो बच्चों लाइन हमने ये जो ड्रॉ किया है, तो आप समझ सकते हो कि ये जो लाइन है ये
x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे। हमने तो केवल 2 ही सॉल्यूशंस निकाले हैं। ये देखो, एक सॉल्यूशन ये, एक सॉल्यूशन ये, ऐसे और भी बहुत सारे। जैसे x की वैल्यू 1 लेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 1/2, है ना, यहाँ पर कहीं पर आएगा सॉल्यूशन। तो इस तरीके से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ले सकते हैं। x की वैल्यू माइनस में भी ले सकते थे, नेगेटिव नंबर में भी ले सकते थे, ठीक है। और ऐसे ही अब हम ड्रॉ करेंगे दूसरी जो इक्वेशन दी हुई है उसमें कैसी लाइन बनेगी वो देखते हैं। तो आप इसमें देखो, इसके लिए भी टेबल बना लेते हैं x और y की। एक बार x को 0 रखो तो y की वैल्यू -2 मिल जाएगी, और y को 0 रखोगे तो x की वैल्यू 3 मिल जाएगी। मतलब हमारे पास 0, -2 एक पॉइंट आ गया। तो -2 कहाँ होगा बच्चों? ये रहा -1 और ये रहा -2, और 3,0, तो 3,0 तो आपको दिख ही रहा है, ये है 3,0 देख सकते हो आप, और ये रहा 0, -2। इन दोनों लाइंस को, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करना। तो ये कुछ इस तरीके का आपको लाइन दिखेगा। तो आप देख सकते हो कि ये जो बीच में जो एक छोटी सी वैल्यू है ना, यहाँ पर कहीं पर कट हो रहा है, ठीक है। और यही आपका कह सकते हो कि ये एक सॉल्यूशन है, इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा। मतलब ये कि x की जो वैल्यू यहाँ पर निकल के आएगी वो क्या आएगी, वो ग्राफ पेपर पे अच्छे से दिखता है ना, लेकिन मैं आपको ऐसे रफली अगर बताऊँ तो क्या होगा सॉल्यूशन, मैं आपको बता देता हूँ। ये आएगी सॉल्यूशन, x की वैल्यू 18/7, y की वैल्यू -2/7। सॉल्व कर लिया है मैंने, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे फिर। अब आप x की वैल्यू और y की वैल्यू इन दोनों ही इक्वेशंस में अलग अलग पुट करोगे। मतलब x की जगह पे 18/7, y की जगह पे -2/7, तो वो -2 के बराबर हो जाएगा। और 2x - 3y = 6 में भी पुट करोगे तो भी 6 के इक्वल हो जाएगा। यही वैल्यूज़ पुट करेंगे इस इक्वेशन में। तो सॉल्यूशन इस तरीके से देख सकते हो। और हम इसमें कह सकते हैं कि ये जो दो लाइंस हैं, they are intersecting line, they intersect at 18/7, -2/7, 18/7, -2/7. This is solution of this equation also, and this is the point of intersection. Coordinates है उस point of intersection, मतलब lines के intersection का। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि किस तरीके से ज्योमेट्रिकली हम इसको लाइंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, और कैसे इसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं। इनफैक्ट आपको कभी कभी इसी में ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये दो लाइंस हैं बच्चों, और वाई एक्सिस, इन दोनों लाइंस और वाई एक्सिस से मिलके जो ट्राइंगल बन रहा है, आप देख पा रहे हो ये ट्राइंगल, इसका एरिया निकालो क्या होगा। तो वो एरिया निकल जाएगा, ये लेंथ बेस हो गया इसका, और ये हाइट हो गया, जो भी ये डिस्टेंस होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये हाइट हो जाएगी, ठीक है। देख पा रहे हो, ये हाइट हो जाएगी इसकी, तो एरिया निकल जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। तो ज्योमेट्री में एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी इसमें पूछे जा सकते हैं, कहे जा सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब कि एक्सरसाइज में कैसे किस तरह के क्वेश्चंस होंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 3.1, और इसमें 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स हैं एक्चुअली, और इसमें आपको अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है क्वेश्चंस को, ठीक है। तो देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले समझते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में ये स्टेटमेंट्स जो दिए हुए हैं, इन स्टेटमेंट्स में जनरली 2 वेरिएबल्स होते हैं, 2 अननोन्स होते हैं। उन दोनों अननोन्स को आपको लेट करना है, अज्यूम करना है, x और y, और फिर जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई है उन स्टेटमेंट्स को x और y में 2 इक्वेशंस बना करके रिप्रेजेंट करनी है। जैसे देखो, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 2 अननोन्स हैं। एक तो आफ्ताब की एज हो गई अननोन, पता नहीं है हमें कितना है, और उसकी डॉटर की एक एज होगी, y ले लेते हैं उसको। तो आफ्ताब कह रहा है कि 7 साल पहले जो है, मैं तुम्हारी एज, जो 7 साल पहले तुम्हारी एज थी, उस टाइम की एज का 7 times था। मतलब अगर मान लेते हैं आफ्ताब की एज x है और उसके डॉटर की एज y है, तो 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी रही होगी, x - 7, और उसकी डॉटर की एज y - 7। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपसे कि आफ्ताब कह रहा है अपने डॉटर से कि 7 years ago I was 7 times। इसका मतलब ये हुआ कि x - 7 जो है वो 7 times है y - 7 का, ठीक है। ऐसे ही एक और स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be। 3 साल के बाद क्या एज हो जाएगी आफ्ताब की, x + 3, डॉटर की y + 3, और फिर भी एक सिचुएशन दी हुई है। तो इसको कह रहा है कि पहले तो अल्जेब्रिकली दिखाओ एंड देन ग्राफिकली दिखाओ, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखो, आफ्ताब की एज को हमने
एक्स लेट कर लिया है और डॉटर की एज को, प्रेजेंट एज को वाई लेट कर लिया है। अब 7 ईयर्स अगो एक्स माइनस 7 हो जाएगी आफ्ताब की एज और उसके डॉटर की एज हो जाएगी वाई माइनस 7। 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ मतलब 3 साल आगे की एज जो है वो एक्स प्लस 3 हो जाएगी आफ्ताब की और डॉटर की एज हो जाएगी वाई प्लस 3। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा गया है कि पहले स्टेटमेंट में कि आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन, मतलब 7 साल पहले जो है आफ्ताब की एज ये थी, डॉटर की एज ये थी। ऑब्वियसली डॉटर की एज वाई माइनस 7, जो डॉटर की एज है 7 साल पहले की, वो अपने फादर की एज से तो कम होगी। तो बराबर करने के लिए, इक्वल करने के लिए हमें क्या करना होगा, डॉटर की एज को 7 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। 2 कर दिया तो ये x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y, 7 इंटू वाई 7y, इन 7 7 जा 49, माइनस 49 हो जाएगा। और फिर x 7y लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, है ना, माइनस 49 भी 7 से आकर माइनस 7 से आके ऐड हो जाएगा, तो ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी। ऐसे ही दूसरी सिचुएशन ये दी हुई थी कि 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। तो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ ऑब्वियसली आफ्ताब की एज x प्लस 3 होगी, डॉटर की एज y प्लस 3 होगी, और फिर क्वेश्चन में कहा गया है कि फादर जो है वो 3 टाइम्स है, तो ऑब्वियसली इक्वेट करने के लिए डॉटर के एज को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9 हो जाएगा, और फिर x माइनस 3y माइनस ये 9 इधर आके माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग देखते हैं कि क्या करना चाहिए। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले तो आपको 2 पॉइंट्स चाहिए। ये दोनों लाइंस जो हैं, ये दोनों जो इक्वेशंस अलजेब्रिकली, आप कह सकते हो कि ये अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये दोनों इक्वेशंस जो हैं अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली इसके, अलजेब्राइक रिप्रेजेंटेशन। अब इसी को ज्योमेट्रिकली दिखाने के लिए बच्चों, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आपको पता तो है ही एक बात कि ये लाइन को रिप्रेजेंट करेगा और ये भी लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए इस इक्वेशन का मान लो हमें ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन निकालना है, तो हमें इसके 2 सॉल्यूशंस लेने होते हैं। तो x की वैल्यू मान लो मैंने 0 इसमें रख दिया, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, और x की वैल्यू माइनस 7 ले लेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 5। ऐसे ही दूसरा जो इक्वेशन है उसको भी सॉल्व करेंगे, x की कुछ वैल्यू ले लेंगे, 0 ले लेंगे तो y की वैल्यू -2 हो जाएगी, और x की वैल्यू 6 लेंगे तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। या y की वैल्यू ऐसे भी सोच सकते हो कि y की वैल्यू 0 लेंगे तो x की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो आप देख सकते हो कि x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 6, मतलब 0,6 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, -7,5 इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो 2 पॉइंट्स हमें मिल गए, 0,6 एंड -7,5। उनको हम प्लॉट कर देंगे ग्राफ पेपर के ऊपर, और ऐसे ही 0,-2 और 6,0 को भी प्लॉट कर देंगे ग्राफ पेपर के ऊपर, तो इस लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए कैसे करते हैं इसको, x एक्सिस y एक्सिस बना के, और फिर कैसे करते हैं देखते हैं अभी। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,900 and later she buys another bat and 3 more balls for same kind for ₹1,300 तो represent this situation algebraically and grammatically। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि 2 जो अननोन है वो है कॉस्ट ऑफ 1 बैट एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो हम यही करेंगे कि लिखेंगे लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू x एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू y, एंड देन जो ये स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स का कॉस्ट 3,900 है, एंड देन एक बैट और खरीदा है और 3 मोर बॉल्स खरीदे हैं, उसके लिए 1,300 उन्होंने पे किया हुआ है। तो इसको पहले अलजेब्रिकली इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे एंड देन ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आप देख सकते हो इस तरीके से कॉस्ट ऑफ 1 बैट हमने ले लिया है x, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू y। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स जो हैं वो 3,900 है, दैट मीन्स 3x प्लस 6y 3,900 हो जाएगा। अब इसमें 3 यहाँ भी कॉमन है, फैक्टर है एक, इसमें भी 3 फैक्टर है, इसमें भी 3 फैक्टर है, तो 3 को कॉमन फैक्टर को लेकर के एलिमिनेट कर देंगे, या ऐसे भी कहेंगे कि इसको और इसको LHS और RHS दोनों ही साइड में 3 से डिवाइड कर देना है हमें। 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो x बच जाएगा, यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे तो 2y हो जाएगा, और इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 1,300 आ जाएगा। और नेक्स्ट स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है कि उसके बाद उन्होंने क्या किया है, टीचर ने एक और बैट खरीदा है और 3 मोर बॉल्स खरीदे हैं, 3 और बॉल्स खरीदे हैं, तो इसका मतलब x प्लस 3y उनको पे करना चाहिए था।
एक बैट का x रुपीज़ और 3 बॉल्स का 3 इंटू वाई रुपीज़, क्योंकि एक बॉल का कॉस्ट y रुपीज़ है। तो इस तरीके से x प्लस 3y कॉस्ट पे करना चाहिए था उनको एक बैट और 3 बॉल्स का, लेकिन उन्होंने पे किया है 1300, तो 1300 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये दो जो इक्वेशंस आए हैं यही आपका अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। अब इसको ग्राफिकली कैसे दिखाते हैं, आपको पता है ग्राफिकली कैसे दिखाते हैं। हम पॉइंट्स चूज़ करते हैं, इसमें x की और y की कुछ कुछ वैल्यू ले लेते हैं, 2 पॉइंट्स लेते हैं और फिर उसको प्लॉट कर देते हैं। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो आप देख सकते हो इस तरीके से हमने x एक्सिस y एक्सिस ले लिया है और इसके ऊपर पॉइंट्स प्लॉट कर दिए हैं। मैंने स्केल थोड़ा ज़्यादा बड़ा ले लिया है, ये 650, ये तो आपको पता ही है ओरिजिन है तो 0 होगा। फिर ये 650 ले लिया, उसका डबल करेंगे 1300 हो जाएगा। और 1300/3 जो है वो 650 से थोड़ा पीछे होता है ना, 1/3, मतलब 1300/3 जो है वो आधे से थोड़ा कम होगा। तो 1300 का हाफ होता है 650, तो 650 से थोड़ा नीचे होगा 1300/3, क्योंकि हमने ये पॉइंट से इस तरीके से पिक किया। आप देख सकते हो x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू 650 हो जाएगी, और y की वैल्यू 0 लेंगे तो x 1300 हो जाएगी। तो 0,650 एक पॉइंट हमें मिल गया, आप देख सकते हो यहाँ से। ऐसे ही 1300,0 मिल जाएगा एक पॉइंट, तो एक पॉइंट हो गया 650। तो ये वो पॉइंट है 0,650। इस तरीके से इस पॉइंट को आप कह सकते हो ये है 0,650 और 1300,0 तो ये रहा। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन को ड्रॉ करना है हमें। तो कुछ इस तरह की लाइन आएगी आपके पास। ऐसे ही दूसरे इक्वेशन की बात करें तो 0,1300/3 एक पॉइंट है, तो ये आप देख सकते हो ये रहा, ये पॉइंट है 0, ये पॉइंट को, इस पॉइंट को आप कह सकते हो ये है 0,1300/3, और इसमें दूसरा जो कोऑर्डिनेट है वो है 1300,0। तो अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए भी एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो देखते हैं कैसे ड्रॉ होगा। तो अब देखो इस तरीके से कुछ आपको लाइन दिखेगी, ठीक है। तो दोनों लाइंस को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। जो अपर लाइन यहाँ पर जो ऊपर दिख रहा है ना, ये लाइन बेसिकली x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 1300 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो नीचे वाली लाइन है ये बेटा ये आपके लिए x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 1300 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यही आपका इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। इस तरीके से हम इसको इस तरीके से आप देख सकते हो ये लेफ्ट हैंड साइड में आपका अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है और राइट हैंड साइड में ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, और जहाँ पर दोनों मिलते हैं लाइंस वही सॉल्यूशन है, ठीक है। x और y की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, आप देख सकते हो कहाँ पर दोनों मीट कर रहे हैं, दोनों लाइंस कहाँ पर मीट कर रहे हैं, 1300,0 पे मीट कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये भी कह सकते हैं हम कि जो बैट की कीमत है, बैट का कॉस्ट है वो 1300 रुपीज़ है और बॉल का कॉस्ट 0 रुपीज़ है, मतलब उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री है एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। तो कुछ बच्चे इसमें कहते हैं कि ये एनसीईआरटी की एक गलती है, इसमें मिस प्रिंट है, कुछ जो नेक्स्ट आगे जो प्रिंट हुए थे बुक्स उसमें करेक्ट करके दिया हुआ है, बट हमें जो इसमें जो क्वेश्चन दिख रहा है तो उसमें तो डेफिनेटली यही आंसर आएगा। बैट की कॉस्ट होगी 1300 और बॉल की कॉस्ट होगी 0 रुपीज़, है ना। ऐसा हो सकता है भाई, ठीक है, आपने एक बैट खरीदा तो मैं आपको बॉल फ्री में दे रहे हैं हम लोग, ऐसा हो सकता है। तो ऐसा चलो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हालांकि ये थोड़ा इम्प्रैक्टिकल सिचुएशन लग रहा है, बट क्या कर सकते हैं, जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग यही सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 kg एप्पल्स और 1 kg ग्रेप्स का कॉस्ट जो है एक दिन 160 रुपीज़ था, और कुछ महीनों के बाद 4 kg एप्पल्स और 2 kg ग्रेप्स का कॉस्ट 300 हो गया। तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स को हम यहाँ पर लेट कर लेंगे x रुपीज़, एंड 1 kg ग्रेप्स का कॉस्ट हम एज्यूम कर लेंगे y रुपीज़। अब 2x प्लस y जो है ये 160 हो जाएगा, क्योंकि 2 kg एप्पल्स और 1 kg ग्रेप की बात हो रही है 160 रुपीज़ में, और उसके बाद 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स का कॉस्ट हो जाएगा 300। फिर से यहाँ पर देखो कॉमन है इनमें 2 जो है, तीनों ही में राइट हैंड साइड में भी और लेफ्ट हैंड साइड में भी कॉमन फैक्टर है, तो 2 से थ्रू और डिवाइड कर देंगे LHS सभी टर्म्स को। 4x को भी 2 से डिवाइड कर दो, 2y को भी 2 से डिवाइड कर दो, और 300 को भी 2 से डिवाइड कर दो। ऐसा कर सकते हैं, कोई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में अगर किसी नॉन जीरो नंबर से, जीरो के अलावा किसी नंबर से हम डिवाइड करना चाहें LHS RHS में तो कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इक्वेशन आ जाएगी। तो ये जो 2 इक्वेशंस हैं ये अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है, ये आप कह सकते हो कि ये आपका अलजेब्राइक रिप्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट अब ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की बात आती है। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको पता ही है कैसे करते हैं। पहले तो हम x और y
की वैल्यू, x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 160 हो जाएगी, और y की वैल्यू 0 लोगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80। ऐसे ही 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150 में अगर हम बात करें बच्चों, तो x की वैल्यू अगर हम 0 लेंगे तो y की वैल्यू 150 होगी, और y की वैल्यू 0 लेंगे तो x की वैल्यू 75 होगी। अब ये हमारे पास इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस आ गए, 0,160 एंड 80,0, और इस इक्वेशन के भी दो सॉल्यूशन आ गए हैं, 0,150 एंड 75,0। इसको बस प्लॉट करना है, हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो आप देख सकते हो इस तरीके से 0,160 को रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पर आएगा, और 80,0 को रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पर आएगा। अब दूसरी जो लाइन है उसके लिए सॉल्यूशन है 0,150 जो कि यहाँ पर कहीं पर 140-160 के बीच में होगा, और 75,0 जो कि 60 और 80 के आसपास कहीं पर बीच में होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से ये 70 पे ले लिया, थोड़ा सा इधर की तरफ होना चाहिए, राइट साइड में होना चाहिए, इस तरीके से कुछ होगा। और फिर इन दोनों पॉइंट्स को 0,150 और 75,0 को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करना है। सो ये कुछ लेफ्ट साइड में जो लिखा हुआ है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है आपका, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और ये आपका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। आप इसमें देख सकते हो कि ये जो दो इक्वेशंस हैं उनको अगर हम लाइन के फॉर्म में ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट करेंगे तो पैरेलल लाइंस आएंगी। ये दोनों ही लाइंस जो हैं ये पैरेलल लाइंस हैं। ये अपर लाइन है, अपर लाइन आपका ये 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो दूसरी लाइन है ये 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और दोनों ही लाइंस पैरेलल लाइंस होंगे। तो ये भी हम समझेंगे कि इक्वेशन को देख करके कैसे पता करते हैं कि लाइंस पैरेलल होंगे या नहीं होंगे, वो भी डिस्कस करेंगे। इसमें कोई एक एक्सरसाइज है जिसमें कि केवल इसी के बारे में डिस्कशन की गई है। तो इस तरीके से ये आपका एक्सरसाइज 3 कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गया। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इसमें देखना था हमें, एंड अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन देखना था। तो अलजेब्रिकली अगर हम बात करें तो वो इक्वेशन होगी x और y में, ज्योमेट्रिकली बात करें तो वो दो स्ट्रेट लाइंस होंगी, और जैसा कि हमने देखा था पहले क्वेश्चन में दोनों स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को कट कर रही थी, दूसरे में भी ऐसे ही था, और थर्ड में पैरेलल लाइंस हैं यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से। तो एक्सरसाइज 3.1 हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो पेयर ऑफ इक्वेशंस की बात करेंगे। पेयर का मतलब ही जानते हो आप, दो इक्वेशंस कंसिडरेशन में आ जाएगा। तो मान लेते हैं ये दो इक्वेशंस हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो आपके पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं, और ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स तब होंगे जब a1 b1 दोनों एक साथ 0 नहीं होने चाहिए, एंड a2 एंड b2 दोनों एक साथ 0 नहीं होने चाहिए। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। तो ये दोनों लाइंस आपको पता है, लाइंस स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। ज्योमेट्रिकली अगर हम बात करें तो ज्योमेट्रिकली दोनों लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब, और ये भी हो सकता है ज्योमेट्रिकली ये दो लाइंस अगर एक प्लेन में है तो आप समझ सकते हो इस बात को कि ये दो लाइंस हैं, तो या तो दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, या नहीं तो दोनों लाइंस कोइंसिडेंट हो जाएंगे एक दूसरे के ऊपर, इसे बिल्कुल ओवरलैप कर देंगे इस तरीके से, और या नहीं तो ऐसा हो सकता है कि पैरेलल लाइंस हो जाए। तो ये 3 सिचुएशंस हो सकती हैं। अगर दो लाइंस एक प्लेन के अंदर हैं तो ये 3 सिचुएशंस हो सकती हैं, फर्स्ट सिचुएशन, सेकंड और थर्ड। ठीक है, तो अगर ये पहली, ये मान लेते हैं ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो लाइन है ये a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो कब ये इंटरसेक्ट होगा, उसके लिए कंडीशन ये होता है कि कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x दूसरे इक्वेशन का। ठीक है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x का रेशियो कोएफिशिएंट ऑफ y के रेशियो के बराबर नहीं होना चाहिए। a1 बाई a2 मस्ट नॉट बी इक्वल टू b1 बाई b2, देन इस तरह का सिचुएशन आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। और कोइंसिडेंट का मतलब है ओवरलैप कर जाएगा लाइन, जब a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 बराबर होंगे। और पैरेलल लाइन कब होते हैं, जब a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर तो हो, बट ये दोनों वैल्यूज़ मतलब a1 बाई a2 एंड b1 बाई b2 आपस में तो बराबर हो, बट c1 बाई c2 के बराबर नहीं हो, है ना। तब हम कहते हैं कि ये जो लाइंस होंगे, ये दोनों लाइंस जो होंगे ये पैरेलल लाइंस होंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, फ्रॉम फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है इसका। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। 10 बच्चे हैं टोटल, ठीक है। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़,
तो यहाँ पर देखते ही पता चल रहा है कि इसमें जो वेरिएबल है या अननोन है वो है बॉयज़, नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ़ गर्ल्स। ठीक है, तो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज़। तो ये फाइंड करना है हमें। तो देखते हैं अभी इसका कैसे इक्वेशन बनेगा। तो लेट नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू एक्स एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू वाई। तो उसके बाद टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 है, मतलब x प्लस वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि गर्ल्स की जो नंबर है वो 4 ज़्यादा है, तो बॉयज़ के नंबर में अगर हम 4 ऐड कर दें तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, जो जिसका नंबर कम है, मतलब बॉयज़ की गिनती कम है यहाँ पर, तो उसमें 4 ऐड कर देंगे। 4 लड़कियाँ ज़्यादा हैं तो इसका मतलब बॉयज़ के नंबर में 4 ऐड कर देंगे तो गर्ल्स के नंबर के बराबर हो जाएगा। और फिर ये y को इधर लेफ्ट हैंड साइड में आप ले आओगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -4 इक्वेशन आ जाएगी। अब इसको प्लॉट करके हमें सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो हमें देखना होगा कि ये किस तरीके से सोल्यूशन आता है। लेट अस ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस टू लाइन्स। सो इस तरीके का कुछ आपका ग्राफ आएगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 10, और y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 10। तो 0,10 एंड 10,0 दो पॉइंट्स आ गए। तो 10,0 यहाँ पर कहीं पर होगा, देखो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3, 4, 5, 6, 10 इस तरीके से। तो इसी तरीके से 0,10 यहाँ पर होगा। लाइन ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके का दिखेगा। ऐसे ही इस इक्वेशन के लिए हम 2 पॉइंट्स पिक कर लेते हैं। एक बार x को 0 ले लेंगे तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। दैट मीन्स 0,4 इज़ वन ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। तो 0,4 यहाँ पर कहीं पर होगा, 1, 2, 3, 4 है ना। और फिर ऐसे ही y की वैल्यू 0 ले लोगे इसके अंदर तो x की वैल्यू -4 आ जाएगी, तो -4,0 और लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके का कुछ दिखेगा। अब देखो कहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरेस्टिंग है। ये कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये आई थिंक हम लोग फाइंड कर सकते हैं। देखें तो ये रहा है, तो ये x की वैल्यू, तो ये रही वैल्यू, आप देख सकते हो क्या है 1, 2, 3, मतलब इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा 3। और y कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये है y कोऑर्डिनेट, देखते हैं कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 3,7 सॉल्यूशन आ जाएगा इसका। दैट मीन्स कि नंबर ऑफ़ बॉयज़ इज़ इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ़ गर्ल्स इज़ इक्वल टू 4। तो ज्योमेट्रिकली तो आपको सॉल्यूशन दिख गया ना, इस तरीके से लाइन को ड्रॉ करके हम लोग ज्योमेट्रिकली सॉल्यूशन देख पा रहे हैं इसमें। अब इसको अल्जेब्रिकली भी वेरीफाई कर लेते हैं। पहले अल्जेब्रिकली वेरीफाई करने के लिए क्वेश्चन को एक बार स्टेटमेंट को फिर से पढ़ो। कह रहा है कि नंबर ऑफ़ दोनों मिला करके नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड गर्ल 10 है, तो ऑब्वियसली 3 + 7 10 होता है। और कह रहा है कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो है वो 4 ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली 3 नंबर ऑफ़ बॉयज़ है और नंबर ऑफ़ गर्ल्स 4 ज़्यादा मतलब 7 है। तो इस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट इसका सेम ऐसे ही करना है इसको, आई थिंक कि आप लोग खुद से कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है आपसे कि ऑन कंपेयरिंग रेशियोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कंसिस्टेंट क्या होता है। तो इफ़ अ पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज़ अ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट कहलाएगा, और सॉल्यूशन नहीं होगा पेयर ऑफ इक्वेशन का तो सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। जैसा हम लोगों ने अभी याद करो थोड़ी देर पहले किया था, A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। तो इस केस में क्या कहा था हमने, इंटरसेक्टिंग लाइन्स होते हैं, लाइन्स इंटरसेक्टिंग होते हैं, इसका मतलब इसमें यूनिक सॉल्यूशन होता है, एक सॉल्यूशन होता है इसका। तो अगर A1/A2 B1/B2 के इक्वल है तो यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्यूशन तो है ना, इसीलिए कंसिस्टेंट कहा जाएगा। और A1/A2 B1/B2 और C1/C2 अगर तीनों इक्वल थे तब कहते थे हम कोइंसिडेंट लाइंस होते हैं, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरा ओवरलैप कर जाएगा। तो इस तरीके का सिचुएशन होता था। तो इसमें तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं भाई, जो सॉल्यूशन इस लाइन का है वही तो इस लाइन का भी सॉल्यूशन है, तो जो भी सॉल्यूशन होगा सब के सब होंगे। इनफैक्ट आगे भी होगा, ऐसा नहीं है कि आगे नहीं होगा, इधर भी सॉल्यूशन आएगा, जो भी होगा सबका सॉल्यूशन होगा। वो तो एरो दिखाने के लिए हमने ऐसे दिखा रखा है, बट बेसिकली एक लाइन के ऊपर दूसरा ओवरलैप कर जाएगा। तो जो सॉल्यूशन पहले इक्वेशन की होगी वैसे ही दूसरे इक्वेशन की होगी। तो इस केस में भी कंसिस्टेंट ही माना जाएगा, क्योंकि इसमें तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशन तो है ही। और तीसरा जो सिचुएशन था A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, इस केस में हमने कहा था कि लाइंस जो रिप्रेजेंट होते हैं A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 एंड A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0, वो दोनों लाइंस आपके पैरेलल लाइंस होंगे। तो इस तरीके का सिचुएशन कुछ आएगा।
और फिर हम कहेंगे इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है, देयरफॉर ये क्या है, इनकंसिस्टेंट है। ये इनकंसिस्टेंट होने की कंडीशन होती है, और ये दोनों जो कंडीशंस हैं ये कंसिस्टेंट होने की कंडीशन है। इन दोनों ही केसेस में सॉल्यूशन आता है, इसमें एक सॉल्यूशन होगा, इसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, बट इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो ये दो कंडीशंस जो है ये कंसिस्टेंसी के कंडीशंस हैं और ये इनकंसिस्टेंसी का कंडीशन है। तो हमें यही इन इक्वेशंस में चेक करके देखना है कि a1/a2 क्या b1/b2 के बराबर तो नहीं आ रहा। अगर बराबर नहीं आ रहा है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। उसके बाद चेक करेंगे a1/a2 b1/b2 के बराबर आ रहा है, अगर मान लो आ रहा है, और फिर चेक करेंगे c1/c2 के भी तो बराबर नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो फिर वो कंसिस्टेंट होगा। लेकिन a1/a2 b1/b2 के बराबर है और c1/c2 के बराबर नहीं है तो इनकंसिस्टेंट होगा। तो इस तरीके से हमें चेक करके दिखाना है इसमें। तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट, इसका थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 3x + 2y = 5 पहली इक्वेशन है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिख लेंगे, 5 को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे तो ये आ जाएगा। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन भी 2x - 3y - 7 0 हो जाएगा। तो a1 देख सकते हो 3 है, b1 2 है एंड c1 -5 है, a2 2 है, b2 -3 है और c2 -7 है। अब a1/a2 b1/b2 c1/c2 आप फाइंड कर लो, और इसमें आप देखोगे कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है। तो जब जैसे ही a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं आ रहा है तब हमें कुछ नहीं सोचना है, बस सीधा सीधा लिख देंगे कि ये यूनिक सॉल्यूशन होगा, और ऑब्वियसली उस केस में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट होगा। मतलब इसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा, कुछ सोचने की बात ही नहीं है। हाँ, a1/a2 b1/b2 के इक्वल होता तब दो बातें हो सकती थी कि वो a1/a2 b1/b2 के इक्वल है तो क्या वो c1/c2 के भी इक्वल है, और क्या वो c1/c2 के इक्वल नहीं है, फिर हम समझते हैं उसमें कि पैरेलल लाइंस होंगे या कोइंसिडेंट लाइंस होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आ गया तो कुछ नहीं सोचना है, बस हो गया, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और यूनिक सॉल्यूशन होगा इसका मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, दैट्स इट। और सेकेंड पार्ट इसका इस तरीके से देख सकते हैं कि मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब a1/a2 अगर हम निकालें तो 2/4 है a1/a2, मतलब 1/2। b1/b2 की अगर बात करें तो वो हो जाएगा -3 - 6, ये भी 1/2 ही आएगा। और c1/c2 की बात करें तो वो हो जाएगा 8/9। तो यहाँ पर आप देखो a1/a2 जो है वो b1/b2 के बराबर है। a1/a2 बच्चों b1/b2 के बराबर है, लेकिन वो c1/c2 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होता है आपको पता है ना, इस क्या होता है, ये पैरेलल लाइंस होता है, मतलब इनकंसिस्टेंट होगा, इस केस में इनकंसिस्टेंट होगा। ऐसे ही आप दूसरे और भी इक्वेशंस को देख सकते हो, जैसे ये वाला पार्ट देखो, इसमें अगर हम देखें फोर्थ पार्ट में, थर्ड पार्ट आप लोग खुद से कर सकते हो, फिफ्थ भी। थर्ड पार्ट में देखें तो 5/-10 है, ये a1/a2, और दूसरा है -3/6, और तीसरा है -11/22। तो ध्यान से अगर सॉल्व करोगे इसको तो ये आ जाएगा आपका -1/2 -1/2 -1/2, मतलब a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 तीनों बराबर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइंस होंगे ये कोइंसिडेंट लाइंस होंगे, मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। तो ये बच्चों आपका कंसिस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हमने निकाला था, सेकंड तो हमने कर ही लिया था, इनकंसिस्टेंट है ये, और फर्स्ट भी हमने देखा था यूनिक सॉल्यूशन था तो कंसिस्टेंट ही था। दो पार्ट आप खुद से कर सकते हो, थर्ड और फोर्थ आप खुद से कर सकते हो इजीली। ये a1 है, ये आपका a2 है, ये b1 है और ये आपका b2 है, ये c1 है और ये c2 है। इनफैक्ट 8 को उधर ले जाओगे लेफ्ट हैंड साइड में तो -8 हो जाएगा, और 12 को ले जाओगे तो -12 हो जाएगा, तो -8/12 आ जाएगा c1 c2 की वैल्यू, -8/-12। ठीक है, तो ये आसानी से आप थर्ड पार्ट कर सकते थे इस एक्सरसाइज 3.2 का। अब हम देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में आपसे कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट एंड इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। कौन सा कंसिस्टेंट है कौन सा कंसिस्टेंट नहीं है चेक करना है। तो अब इसमें अगर देखें हम, तो इसमें अगर देखें तो a1 फर्स्ट पार्ट में अगर हम देखते हैं तो a1 है आपका 1, a2 है आपका 2, ठीक है, b1 है आपका 1, b2 है आपका 2, और c1 है आपका -5, क्योंकि ये 5 जब इधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, और c2 क्या हो जाएगा -10। अब इसमें आप ध्यान से अगर देखो तो a1/a2 b1/b2 c1/c2 बराबर आ रहे हैं, 1/2 आ रहा है, सबका सब क्या आ रहा है 1/2 ही आएगा, देख लो आप। तो ये कंसिस्टेंट होगा, ये क्या होगा कंसिस्टेंट है, देयरफॉर दिस इज कंसिस्टेंट।
ये कंसिस्टेंट है। और कंसिस्टेंट होने के साथ साथ अब इसका सॉल्यूशन भी कह रहा है ग्राफिकली दिखाओ। तो ग्राफिकली सॉल्यूशन दिखाना है तो आप ऐसे ग्राफ पेपर पे वैसे बनाओगे। मैं रफली आपको आइडिया देता हूँ कि किस तरीके से करना होता है। इसका ग्राफ ड्रॉ करना है सबसे पहले x + y = 5। तो आप वैल्यूज़ लेकर के जैसे करते थे वैसे ही ग्राफ ड्रॉ करना, इस तरीके का ग्राफ कुछ दिखेगा। और 2x + 2y भी ड्रॉ करोगे तो बिल्कुल इसी के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये कोइंसिडेंट लाइन से कंसिस्टेंट सिस्टम है, ठीक है। कंसिस्टेंट है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं, और दोनों लाइन को जो ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल सेम ही लाइन आएगी, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। तो ऐसे ही बाकी क्वेश्चंस को भी ट्राई करना है। किसी क्वेश्चन में हो सकता है कंसिस्टेंट हो लेकिन यूनिक सॉल्यूशन हो, तो इस तरीके का कुछ ग्राफ बनेगा, इंटरसेक्टिंग, एक पॉइंट पे कट कर रहा होगा। तो ये क्वेश्चन, ये पार्ट भी आप लोग आसानी से खुद से कर सकते हो। बाकी पार्ट नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखें तो 5th क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है आपसे हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो 5th क्वेश्चन के लिए कैसे करेंगे, देखो ये रेक्टेंगल है हमारा, रफली मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये रहा हमारा रेक्टेंगल। इसमें कहा गया है कि लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो इसको तो एक वेरिएबल में भी कर सकते हैं वैसे, लेकिन 2 वेरिएबल में चलो लेकर के कर देते हैं। तो ये अगर मान लो ये y है और ये x है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले तो लिखेंगे लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x एंड विड्थ इज इक्वल टू y मीटर, ठीक है। लेंथ इज इक्वल टू x मीटर एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू y मीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है कि विड्थ जो है, लेंथ इज़ 4 मोर, लेंथ 4 ज़्यादा है, 4 मीटर ज़्यादा है। तो लेंथ तो x लिया हुआ है हमने, तो ब्रेड्थ कम है। तो ब्रेड्थ अगर कम है तो ब्रेड्थ में 4 अगर ऐड कर देंगे तो वो लेंथ के इक्वल हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू y + 4 एक इक्वेशन बन जाएगी। फिर उसको आप x - y इज इक्वल टू 4 भी लिख सकते हो। अब नेक्स्ट एक और सिचुएशन दी हुई है कि हाफ द पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 टाइम्स x + y, उसका हाफ करना है। तो क्या होगा, x + y, 2 टाइम्स x + y का हाफ क्या होगा, x + y, वही 36 दिया हुआ है ना। रेक्टेंगल का हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 36, दैट मीन्स x + y इज इक्वल टू 36। अब इसको सॉल्व करना है हमें। तो सॉल्व करने के लिए इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देंगे। तो डायरेक्टली आप देखो कि 2x हो जाएगा 40, x 2x एंड y कैंसिल हो जाएगा, और 4 36 40 होता है। तो x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 20 आ जाएगी। और जब x 20 आएगी तो y हो जाएगा, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे y, x की जगह पे 20, तो y की वैल्यू 16 आ जाएगी, ठीक है। देयरफॉर लेंथ आर डायमेंशंस, है ना, डायमेंशंस आर 20 मीटर एंड 16 मीटर। ये आपका डायमेंशन आ गया इस रेक्टेंगल का। तो बड़ी आसानी से हम लोगों ने कर लिया। इसको ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते थे हम लोग। वैसे टॉपिक जो है, जो एक्सरसाइज है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का, तो ग्राफिकली इसको सॉल्व करना चाहिए था, बट थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, इसीलिए हमने इस तरीके से कर दिया। वैसे आपको ग्राफिकली ग्राफ पेपर पे दोनों इक्वेशन को ड्रॉ करके और सॉल्व करना चाहिए था, जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था, बताया था आपको। 6th क्वेश्चन देखो, इसमें लिखा हुआ है गिवन दैट लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0. Write another linear equation in two variables such that geometrical representation of the pair so formed is intersecting line, parallel line and coincident line. मतलब एक इक्वेशन आपके पास दी हुई है, आपको एक और इक्वेशन लिखनी है जिसमें, ताकि वो दोनों इक्वेशन मिल करके इंटरसेक्टिंग लाइन बन जाए। तो बहुत आसान है, कोई भी x और y, a1 a2 ये मान लेते हैं एक सेकेंड के लिए, तो हमें a1 b1 ये मान लेते हैं 2 और 3, तो a2 b2 हमें बस एक का अज्यूम करना है सच दैट a1 by a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 by b2। तो 6th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं कैसे होगा। जैसा कि हम जानते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए a1 by a2 b1 by b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो आपको एक ऐसा इक्वेशन चूज़ करना है ताकि 2 बाई उसका जो इक्वेशन चूज़ करोगे उसका x का कोएफिशिएंट और b1 by b2 वो सेम नहीं होना चाहिए। तो ऐसे तो
इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वेशंस बनाए जा सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, बस खाली इनको 2x और 3y लिखा हुआ है, तो मैंने 3x प्लस 2y प्लस 5 लिख दिया है। मैं यहाँ 5 ना लिख करके 6 लिखूँ, 7 लिख दूँ, या यहाँ पर 3 कुछ भी, मतलब यहाँ पर 3 की बजाय मैं यहाँ पर 2 लिख दूँ और यहाँ पर 4 लिख दूँ, तो भी कुछ गलत नहीं है। तो ऐसे तो हज़ारों लाखों करोड़ों आंसर्स हो सकते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द आंसर्स, ठीक है, ऐसे आप इसको लिख सकते हो। दिस इज़ वन ऑफ द लाइन्स जो कि इसके साथ इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा, मतलब ये दोनों को अगर हम इन दोनों को कंसीडर करें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में, तो ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन होंगे, बिकॉज a1/a2 अगर हम देखें 2/3 और b1/b2 वो इक्वल नहीं है। अब c1/c2 कुछ पैरेलल लाइन के लिए a1/a2 b1/b2 बराबर होते हैं, और ये दोनों के दोनों रेशियोज a1/a2 b1/b2 c1/c2 के बराबर नहीं होते हैं। आपस में तो ये दोनों बराबर होंगे रेशियोज, बट ये c1/c2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो इक्वेशन है वो है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया, एक 4x प्लस 6y ले लिया और प्लस 16 कर दिया, माइनस का 6 प्लस 16, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करके और ये साइन चेंज कर दिया। यहाँ पर -8 था, उसको मैंने प्लस 16 कर दिया है। तो आप देख सकते हो, अब यहाँ से इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में ध्यान से देखो, a1/a2 b1/b2 1/2 के बराबर होगा, ठीक है, लेकिन वो c1/c2 के बराबर नहीं होगा। तो देयरफॉर ये इक्वेशन और ये इक्वेशन जो है पैरेलल लाइंस हो जाएंगे। आप समझ पा रहे होगे आई थिंक। और थर्ड पार्ट में है कोइंसिडेंट लाइंस। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर कोइंसिडेंट लाइंस a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 ये सब के सब आपस में बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0 इज वन ऑफ द लाइंस which will be coincident to the line 2x plus 3y minus 8 is equal to 0। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से इसके बहुत सारे इनफाइनाइट आंसर्स हो सकते हैं। हमें एक आंसर लिखना है तो हमने ये एक आंसर लिख दिया, दैट्स इट। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 7th नंबर। इसमें कहा गया आपसे कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशंस दिस x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 एंड डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइन एंड x एक्सिस सेट द ट्राइंगुलर रीजन। तो सबसे पहले ग्राफ पेपर पे इसको ग्राफ ड्रॉ करते हैं, देखते हैं कैसा होगा। और उसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स लेने होंगे, जैसे मान लो कि x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। तो इस इक्वेशन को ड्रॉ करने के लिए x की वैल्यू अगर 0 लेंगे तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी, और y की वैल्यू 0 लेंगे तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी। ऐसे ही 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 को ड्रॉ करने के लिए भी हमें 2 पॉइंट्स चाहिए। एक बार x को 0 ले लेंगे तो y की वैल्यू 6 हो जाएगी, और y को 0 ले लेंगे तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी, ठीक है। अब इस हमारे पास इस इक्वेशन की बात करें तो 2 सॉल्यूशन आ चुके हैं, 0,1 एंड -1,0। इसके लिए बात करें तो 0,6 और 4,0 आ चुके हैं सॉल्यूशंस। अब इसको ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट कर। सो अगर हम x माइनस वाई प्लस 1 को ड्रॉ करेंगे तो ये आपका ब्लू कलर वाली लाइन आएगी आपके पास, और 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 को ड्रॉ करेंगे तो ये ब्लैक कलर वाली लाइन आएगी। और दोनों कहाँ पर मिल रहे हैं, इसमें लिखा हुआ था कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइंस एंड द x एक्सिस एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन। तो सबसे पहली बात तो ये जहाँ पर मिल रहे हैं, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये क्या होगा, देखो तो 1,2 ना 2 है, ये इसका x कोऑर्डिनेट 2 होगा और y कोऑर्डिनेट 3 है। 2,3 पर ये आपस में मिल रहे हैं। और ट्राइंगल कौन सा बनेगा उसको हम लोग अभी शेड करते हैं, देखते हैं क्या। सो ये ट्राइंगल बनेगा। आप देखो इसको ग्रीन कलर से मैंने शेड कर रखा है। और यहाँ से एक बात और भी हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो ट्राइंगल बन रहा है x एक्सिस और इन दोनों लाइंस से मिल करके उसके जो वर्टाइसेस होंगे, ऐसे लिखेंगे, वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय गिवन लाइंस एंड x एक्सिस आर। कौन कौन से वर्टाइसेस हैं बच्चों, एक तो आपका टॉप पे है ये 2,3, दूसरा वर्टेक्स कौन सा है, ये देखो ये रहा -1,0, और तीसरा कौन सा है 4,0। वेरी गुड, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। अगर एरिया कहता फाइन करें तो एरिया भी फाइन कर सकते थे,
एरिया के लिए देखो ये जो आपका -1,0 से ले करके 4,0 तक का जो ये डिस्टेंस है ये बेस हो जाता, और ये जो y कोऑर्डिनेट है इसका 3 वो हाइट हो जाता, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से इसका एरिया भी आप फाइंड कर सकते थे इजीली। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 3.2। और हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3 देखते हैं, और ये बेसिकली आता है अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टॉपिक के अंदर। तो हम लोगों ने अब तक जो सीखा वो था ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं, ज्योमेट्रिकली कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। और अब जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है अलजेब्रिक मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे ज्योमेट्री, अब देखो जैसे एग्जांपल के लिए अगर मान लो हम ये सॉल्व करते ग्राफिकली, अगर सॉल्व करते, अब सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू ज़रूरी नहीं है कि ऑलवेज़ इंटीज़र ही आए। ग्राफ पेपर पे तो सारी चीज़ें इंटीज़र में होती हैं, 1 2 3 इस तरीके से। और फिर आपके पास अगर सॉल्यूशन इस तरीके से अगर कहीं पर इस तरीके से सॉल्यूशन आता है, एग्जांपल के लिए मान लो ये देखो इस तरीके का कुछ सॉल्यूशन अगर आता है तो आप कहते हो 2,2 सॉल्यूशन है ना। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है √2 सॉल्यूशन आ जाए, कभी ऐसा हो सकता है √3 सॉल्यूशन आ जाए, तो उसको तो ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करना या मेज़र करना जो है स्केल से बहुत टफ हो जाएगा, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो इंटीज़र ना हो, तो डेफिनेटली हमारे पास एक चॉइस होना चाहिए कि कैसे सॉल्व करें, तो वो है अलजेब्रिक मेथड। और अलजेब्रा में 3 मेथड्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, वन ऑफ द ईजीएस्ट मेथड कह सकते हैं इसको, बल्कि तीनों ही मेथड ईजी ही होते हैं देखा जाए तो। लेकिन पहले चलो हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखते हैं कैसे पेयर ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है। और ये हम लोग कर रहे हैं अभी अलजेब्रिक मेथड से कैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। पहले हमने क्या सीखा था, ज्योमेट्रिकली हमने देखा था कि ये जो कोऑर्डिनेट होता था, जो भी ये कोऑर्डिनेट आए, सपोज 1,2 आ गया तो हम कहते थे x = 1 एंड y = 2 और सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन। लेकिन अब हम इसको अलजेब्रिकली सॉल्व करेंगे, तो वो कैसे होगा अभी समझने की कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हो ये 2 इक्वेशंस है हमारे पास, x + y = 14, x - y = 4, और फिर हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब ये होता है कि आप 2 वेरिएबल्स हैं यहाँ पर, किसी भी इक्वेशन में कोई भी वेरिएबल, किसी भी इक्वेशन से कोई भी वेरिएबल आप दूसरे वेरिएबल के टर्म में लिख दो। जैसे यहाँ पर मैंने क्या किया है, सेकेंड इक्वेशन ले लिया और वेरिएबल x ले लिया है, और x को मैंने इन टर्म्स ऑफ y लिख दिया है। ऑब्वियसली x की वैल्यू क्या हो जाएगी, y + 4 हो जाएगी। तो मैंने सेकेंड इक्वेशन से x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल दिया है, और इस वैल्यू को जो x की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन से निकाली है वो सेकेंड में नहीं, फर्स्ट इक्वेशन में x की जगह पे 4 + y पुट कर देंगे, यही सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यही मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाता है। तो x की वैल्यू हमने सेकेंड इक्वेशन से 4 + y निकाल ली, और इस इक्वेशन को मैं थर्ड इक्वेशन नाम दे रहा हूँ। अब फर्स्ट और थर्ड से, मतलब फर्स्ट और थर्ड को यूज़ करेंगे, मतलब x की वैल्यू 4 + y फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 4 + y + y, तो और ये 14 के इक्वल हो जाएगा, तो 2y = 10 आ जाएगा, y की वैल्यू 5 आ जाएगी। और जब y की वैल्यू 5 आ जाएगी, यही y की वैल्यू 5 फर्स्ट इक्वेशन में या सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दोगे आप, तो आपको x की वैल्यू भी मिल जाएगी 9। तो देयरफॉर x = 9 एंड y = 5, ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया। तो देख सकते हो आप, ये बहुत ही आसान है। अब मैं थोड़ा सा एक अलग सा दिखने वाला क्वेश्चन जो कि 5th नंबर है उसको देख करके मैं समझाता हूँ आपको। बाकी क्वेश्चन सेम प्रोसेस से आपको फॉलो करना है, सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन देखने से थोड़ा अलग सा लग रहा है बट डिफ़िकल्ट नहीं है। तो क्या करेंगे, ये 2 इक्वेशंस हैं। पहले इक्वेशन से हम x की वैल्यू, आप चाहो तो दूसरे इक्वेशन से भी x नहीं बल्कि y की वैल्यू निकाल सकते हो, मतलब कुछ भी, कोई भी एक इक्वेशन लो पहले। चलो मैंने फर्स्ट इक्वेशन ले लिया, आप चाहो तो सेकेंड भी ले सकते थे। उसके बाद कोई भी इक्वेशन आपने लिया, उसके बाद ये देखो कोई भी वेरिएबल, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में लिख दो। मैंने यहाँ पर x को y के टर्म में लिख दिया है, ठीक है। वैसे तो बोलने के लिए ये भी कह सकते हैं x y के टर्म में नहीं, y x के टर्म में, बात तो एक ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे। तो x जो है वो -√3 / √2 × y हो जाएगा। अब इस वैल्यू को फर्स्ट में मत पुट कर देना, क्योंकि फर्स्ट से ही तो आपने ये वैल्यू निकाली है, फर्स्ट में मत पुट कर देना, सेकेंड में पुट करो इसको, ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन में जब पुट करोगे, x की जगह पे ये जो √3x है उसमें x की जगह पे ये वाली वैल्यू रख देनी है आपको, और फिर ये इसको तो एज इट इज़ रखना है,
इसको तो छेड़ना ही नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा आपके पास। अब ये √3 पता है आपको 3 होता है, और माइनस का साइन था तो माइनस का साइन भी होगा, नीचे √2 है डिनोमिनेटर में, और √8 को 2√2 लिख सकते हैं, पता है सबको। तो इस तरीके से y कॉमन आ जाएगा, तो y कॉमन आएगा तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब ये ऑब्वियसली ये पार्ट तो ज़ीरो है नहीं, -3/√2 -2√2 ये तो ज़ीरो है नहीं, तो y ज़ीरो होगा, y ज़ीरो होगा। और y ज़ीरो को अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो x भी ज़ीरो आ जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू ज़ीरो, y इज इक्वल टू ज़ीरो इज़ द सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन। आई होप ये क्लियर है, सबको समझ में आ गया होगा। एक बार सिक्स्थ भी देख लेते हैं। फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, डेसिमल में फ्रैक्शन में लिखा हुआ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं आपको ये बता दूं कि इसको आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, 2x + 3y इज इक्वल टू 13। क्यों भाई, सबको क्या किया, LHS RHS दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा कर सकते हैं, LHS RHS में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसको भी सेम लॉजिक से 4x + 5y इज इक्वल टू 2.3 से 23 बन जाएगा। तो अब इक्वेशन देख लो, आसान हो गया। अब इसमें से x की वैल्यू, इसमें से चाहो तो फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो, y की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ भी वैसा ही है कुछ, यहाँ पर आप चाहो तो LCM ले लोगे तो ये 6 हो जाएगा, और फिर 9x - 10y इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। और फिर ये आपका इक्वेशन जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन वो कुछ इस तरीके का दिख जाएगा। आप देख लो, तो ये इक्वेशन अच्छी आप कह सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है ऑलमोस्ट। ऐसे ही ये भी अगर इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2x + 3y इज इक्वल टू 13 हो जाएगा। दो इक्वेशंस आ गए। आप दोनों में से किसी भी इक्वेशन में से x या y की वैल्यू निकाल के और दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हो सॉल्व खुद से। नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि सॉल्व करो इन दो इक्वेशंस को एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx + 3। तो सबसे पहले तो सॉल्व करना होगा इन दो इक्वेशंस को, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करते हैं सॉल्व। पहले इक्वेशन से 2x की वैल्यू को क्या करेंगे हम y के टर्म में लिख देंगे, तो 11 - 3y हो जाएगा। अब इस 2x की जो वैल्यू है, क्योंकि यहाँ भी 2x था, मैंने इसीलिए यहाँ ऐसा किया, तो 2x की वैल्यू को अब हम दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। मतलब 2x की जगह पे आप 11 - 3y लिख देंगे और -4y इक्वल टू -24। फिर ये -3y - 4y - 7y हो जाएगा। 11 राइट हैंड साइड में जाएगा तो -35 हो जाएगा। फिर y की वैल्यू 5 आ जाएगी, और इस y की वैल्यू 5 को अगर फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो -2 एंड y इज इक्वल टू 5 जो है ये आपका सॉल्यूशन आ गया। अब इस क्वेश्चन में एक बात और कही गई है कि भाई अगर ये सॉल्यूशन है तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx + 3। तो y इज इक्वल टू mx + 3 दिया हुआ है, और x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 5 इज सॉल्यूशन। ठीक है, ये सॉल्यूशन है। तो हम x की जगह पे -2 और y की जगह पे अगर 5 रख देंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी। मतलब ये कि कुछ इस तरीके से ये आपका सॉल्व होगा इक्वेशन। 5 - 3 इज इक्वल टू -2m, 3 को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर गए हैं, -2 इज इक्वल टू -2m, और आपको पता है ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो m की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो m की वैल्यू 1 है, और इन इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है वो ये रहा, x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 5। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहला पार्ट है इसका, थर्ड क्वेश्चन का पहला पार्ट है। इसमें लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। तो दो नंबर्स हैं, तो सबसे पहला काम ये करते हैं, लेट लार्जर नंबर बी x एंड स्मॉलर नंबर बी y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, डिफरेंस 26 है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। और एक और रिलेशन दिया हुआ है, वन नंबर इज 3 टाइम्स। ऑब्वियसली लार्जर नंबर अगर x है तो x ही 3 टाइम्स होगा y का, तो x इज इक्वल टू 3y, ये सेकेंड इक्वेशन। स्मॉलर नंबर y है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर, तो लार्जर नंबर के इक्वल हो जाएगा। तो ये आपके पास दो इक्वेशंस आ गए। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूटिंग ऐसे कह सकते हैं हम, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x की जगह पे 3y पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट
3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26 और फिर x की वैल्यू 2y की वैल्यू इनफैक्ट 26 आ जाएगी तो y की वैल्यू 13 हो जाएगी और जब y की वैल्यू 13 हो जाएगी तो x कितना होगा फ्रॉम इक्वेशन 2 इसी वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे तो x इज इक्वल टू 3y है लेकिन y तो हमने 13 निकाला हुआ है तो कितना हो जाएगा ये 13 3 जा 39 ठीक है तो x की वैल्यू 39 देयरफॉर larger number is 39 and smaller is 30 तो ये दो नंबर्स आपके निकल के आ गए आप चाहो तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हो दोनों का डिफरेंस 26 है और एक नंबर जो है वो दूसरे का 3 टाइम्स है इस तरीके से हम पॉजिटिव नंबर में ये सॉल्यूशन निकाल सकते थे आसानी से अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट लेट टू सप्लीमेंट्री एंगल्स बी x एंड y अच्छा इसमें हम x को अज्यूम कर रहे हैं कि x जो है ये y से ज़्यादा है लार्जर नंबर ऑब्वियसली इसमें कोई एक बड़ा होगा एक छोटा होगा तो हम उसको x ले लेते हैं लार्जर को और स्मॉलर को y तो ये तो हमें पता ही है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो उनका सम 180 होगा और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 18 डिग्री है लार्जर नंबर एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री दैट मीन्स कि x माइनस वाई 18 हो जाएगा ओके अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो आप कर सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 2 x की वैल्यू हम लिख सकते हैं 18 प्लस वाई एग्री सभी बच्चे देखो y जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो 18 प्लस वाई हो जाएगा ओके अब नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू तो जो इक्वेशन इस तरीके से बनेगा और इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 99 आ जाएगी और y की वैल्यू 81 आ जाएगी तो ये आप आसानी से समझ सकते हो दो इक्वेशंस बन गए उसके बाद सॉल्व करना तो आपको पता ही है कैसे सॉल्व करते हैं तो ये आ गया आपके पास 99 एंड 81 डिग्री ये दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं ओके अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसमें थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है थर्ड पार्ट में बैट और बॉल दिए हुए हैं कि 7 बैट्स और 6 बॉल्स का कॉस्ट 3800 रुपीज़ है और 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स का कॉस्ट 1750 रुपीज़ है तो कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ ईच बॉल एंड बैट फाइंड करो तो हम क्या करेंगे इसके लिए पहले तो 1 बैट का कॉस्ट x ले लेते हैं 1 बॉल का कॉस्ट y ले लेते हैं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 7x प्लस 6y की वैल्यू 3800 हो जाएगी और 3x प्लस 5y की वैल्यू 1750 हो जाएगी अब सब्स्टिट्यूशन से इसको सॉल्व करना है तो सब्स्टिट्यूशन से इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं तो इसमें क्या करेंगे सेकेंड इक्वेशन जो हमारे पास है उसमें से y की वैल्यू x के टर्म में निकाल लो तो 5y 1750 माइनस 3x हो जाएगा और फिर y की वैल्यू 1750 डिवाइड बाई 5 माइनस 3x बाई 5 हो जाएगा तो उसको हम सिंप्लीफाई करके इस तरीके से लिख सकते हैं और ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में सेकेंड में से वैल्यू हमने y की निकाली है तो डेफिनेटली फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा सेकेंड में ही नहीं सब्स्टिट्यूट कर देना नहीं तो कुछ नहीं निकलेगा 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ओके तो सेकेंड इक्वेशन से y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकाल के और फर्स्ट इक्वेशन में y की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये आ जाएगा 7x प्लस 6 टाइम्स y की जगह पे ये वाली वैल्यू रख देंगे इक्वल टू 30 रहने थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा 6 को 350 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 को 3x बाई 5 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का साइन यहाँ पर आएगा क्योंकि तो माइनस का साइन है और फिर इसको सिंप्लीफाई करोगे 7x में से 18x बाई 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 35 माइनस 18 होता है 17x बाई 5 और ये 2100 राइट हैंड साइड में जाएगा तो 1700 बन जाएगा और 17 से इसको कैंसिल भी कर देंगे तो 100 हो जाएगा और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 500 आ जाएगी x की वैल्यू और x की वैल्यू जो 500 आ जाएगी उसको सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे यहाँ पर तो 3 इंटू 500 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750 है और फिर ये देखो 5 3 या 1500 राइट हैंड साइड में जाएगा तो 250 बन जाएगा और 5y 250 है तो x की वैल्यू 250 आ जाएगी तो ये सॉरी ये y की वैल्यू 250 आ जाएगी यहाँ पर y की वैल्यू जो है ये 2 तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि y की वैल्यू 250 आ गई और x की वैल्यू 500 आ गई तो यही सॉल्यूशन है लास्ट में एक सेंटेंस लिख सकते हैं यहाँ पर देयरफॉर x इज इक्वल टू 500 एंड y इज इक्वल टू 250 यही आपका आंसर है यही एक्चुअली में कॉस्ट है एक बैट एक बॉल का आई होप ये समझ में आ गया होगा तो एक्सरसाइज 3.3 आपका कंप्लीट हो गया इस तरीके से नहीं अभी भी और भी क्वेश्चंस हैं इसके अंदर तो बाकी क्वेश्चंस भी देखते हैं अभी 3 क्वेश्चन और हैं इसमें थर्ड पार्ट
तो फर्स्ट इसमें फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड. For a distance of 10 km, the charge paid is 105, and for a journey of 15 km, charge paid is 155. What are the fixed charges and charge per kilometer? तो आप ऐसे प्रैक्टिकली ये समझ सकते हो सिचुएशन को कि भाई एक तो फिक्स चार्ज लगता है, ठीक है, और दूसरा है कि उसके बाद जितना डिस्टेंस ट्रैवल करोगे वो देना पड़ेगा. मतलब आपने एक किराए पे लिया है टैक्सी, तो आपको कुछ एक्स रुपया तो देना ही देना है, ठीक है. और उसके बाद पर किलोमीटर, जैसे आपने मान लो 10 किलोमीटर गए तो पर किलोमीटर के हिसाब से 10 किलोमीटर गए और 1 किलोमीटर का चार्ज वाई रुपीज़ है. ये तो फिक्स चार्ज हो गया, और ये है वाई रुपीज़ पर किलोमीटर जितना आप जाओगे डिस्टेंस का. ये तो आपको इसलिए देना है क्योंकि टैक्सी वाले का टैक्सी है, ठीक है, वो आपको यूज़ करने दे रहा है टैक्सी, तो इसके चार्ज हो गए. और ऐसे ही पर किलोमीटर के हिसाब से अगर हम सोचें कि वाई रुपीज़ लग रहा है, एक किलोमीटर का वाई रुपीज़ लग रहा है, तो 10 किलोमीटर को कितना लगेगा, 10 वाई. तो टोटल जो आपको पे करना है वो है एक्स प्लस 10 वाई, अगर 10 किलोमीटर जाते हो तो, ठीक है. तो इस तरीके से कुछ चीज़. और ये देखो मैंने एग्जांपल भी अच्छा ही लिया है क्योंकि इसमें भी 10 किलोमीटर ही जा रहा है और फिर कह रहा है कि 105 रुपीज़ पे कर रहा है, तो यही तो कॉस्ट है 105. तो अब इसी चीज़ को हम सॉल्व करते हैं. कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं. तो आप देख सकते हो इस तरीके से, अगर हम फिक्स चार्ज को x ले लेते हैं और चार्ज पर किलोमीटर ट्रैवल करने को y रुपीज़ पर किलोमीटर ले लेते हैं, तो क्वेश्चन में कहा गया है कि 10 किलोमीटर अगर कोई बंदा जाता है तो फिर उसको 105 रुपये पे करने पड़ते, 105 रुपीज़ पे करना होता है. तो ये तो फिक्स चार्ज तो पे करना ही करना होगा, और 10 किलोमीटर का चार्ज हो जाएगा 10 इंटू वाई, और यही मिला के 105 दे रखा है. ऐसे ही 15 किलोमीटर जाने में 155 रुपीज़ लगता है. अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे सब्स्टिट्यूशन से, किसी भी इक्वेशन से x या y की वैल्यू पुट कर दो दूसरे इक्वेशन में. तो इस तरीके से दो इक्वेशंस बनेंगे, उनको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फिर देखो y की वैल्यू 10 आ जाएगी सॉल्व करने पे, और x की वैल्यू 5 आ जाएगी. इसका मतलब ये हुआ कि उसको जो टैक्सी वो किराए पे दे रहा है आपको, तो 5 रुपया ही फिक्स चार्ज ले रहा है आपसे, और पर किलोमीटर जो ट्रैवल करोगे आप तो उसका पर किलोमीटर वो 10 रुपीज़ देगा. फिक्स चार्ज 5 एंड पर किलोमीटर चार्ज जो है वो ₹10. यही आपका आंसर है फोर्थ क्वेश्चन का. अब फिफ्थ देखते हैं. तो फिफ्थ क्वेश्चन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात चल रही है. कह रहा है फ्रैक्शन जो है वो 9/11 हो जाता है जब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर देते हो, और अगर 3 ऐड कर देते हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में तो वो 5/6 बन जाता है. तो न्यूमरेटर को x ले लेंगे, डिनोमिनेटर को y, फ्रैक्शन हमारा x अपॉन y हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. पहले दोनों में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर दिया है तो वो 9/11 के इक्वल हो जाएगा. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जानते हैं सभी बच्चे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18, और फिर दोनों टर्म्स को इधर ले आएंगे तो इक्वेशन ये बन जाएगी. ऐसे ही 3 ऐड करने पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 5/6 हो जाता है फ्रैक्शन, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास. अब इसमें हमें सब्सटीट्यूट करके सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे देखते हैं. अभी सेकेंड इक्वेशन में से सब्सटीट्यूट करते हैं अभी. तो इस तरीके से आप देखो दोनों इक्वेशन में पुट कर देंगे वैल्यू. सेकेंड इक्वेशन से जैसे हमने वैल्यू x की निकाल ली है, 6x 5y माइनस 3 हो जाएगा आपका, और यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो वो 5/6 ना, x 6x अगर 5y माइनस 3 है तो x की वैल्यू 5/6y माइनस 3/6, 3/6 1/2 होता है. अब ये वैल्यू आपको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करनी है, क्योंकि हम सेकंड इक्वेशन से वैल्यू ले रहे हैं x की, तो वो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करनी होगी. और फर्स्ट में पुट करेंगे तो 11 टाइम्स x, तो 11 टाइम्स ये जो x की वैल्यू हमने निकाली है ये वाली वैल्यू, और माइनस 9y है प्लस 4 इज इक्वल टू 0. आगे कैलकुलेशन करना आपको आता है कैसे करते हैं, तो 11 इंटू 5 55 हो जाएगा, 11 1/2 तो 11/2 हो जाएगा, माइनस 9y 4. ये इस तरीके से आपके पास रिजल्ट आ जाएगा. फिर ये 55y/6 और 9y को सिंप्लीफाई कर लो, 6 इसका एलसीएम हो जाएगा, और ये 11/2 और 4 को भी सिंप्लीफाई कर लो, इनफैक्ट माइनस 11/2 है तो इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस 3/2 होगा, राइट साइड में जाएगा तो 3/2, और ये y/6 बन जाएगा. तो y फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 18, तो y की वैल्यू 9 आ जाएगी. अब इस y की वैल्यू 9 को आप किसी भी इक्वेशन में, जैसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन में रखा है, आप चाहो तो सेकंड में भी रख सकते थे, उससे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी जो कि 7 आएगी. तो x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 9 आ रही है, इसका मतलब जो फ्रैक्शन होगा वो 7/10 हो जाएगा. तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना. सिक्स्थ पार्ट जो कि लास्ट पार्ट है, इसमें कहा गया है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son.
है। दो यहाँ पर फिर से अननोन है, एक तो जैकब और उसका फादर। तो जैकब की एज को अगर हम x ले लेते हैं और फादर की एज को y ले लेते हैं तो फिर इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन। तो जैकब की प्रेजेंट एज x, फादर की प्रेजेंट एज y, और 5 साल पहले जो है 5 ईयर्स हैंस, सॉरी 5 ईयर्स आगे जो है फादर की जैकब की एज हो जाएगी x प्लस 5 ईयर्स एंड फादर की एज हो जाएगी y प्लस 5 ईयर्स। 5 ईयर्स अगो अगर बात करें तो जैकब की एज रही होगी x माइनस 5 ईयर्स एंड फादर की एज रही होगी y माइनस 5 ईयर्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देखो, 5 ईयर्स हैंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। मतलब जो ये जैकब के फादर हैं 5 ईयर्स को हैंस की बात हो रही है, तो 5 ईयर हैंस तो जैकब के फादर की एज हो जाएगी y प्लस 5 और बेटे की एज होगी x प्लस 5। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है फादर 3 टाइम्स है ना, ये जो y प्लस 5 की वैल्यू है वो x प्लस 5 की वैल्यू की 3 टाइम्स है। तो इक्वेट करने के लिए क्या करना होगा, सन के एज को 3 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो इस तरीके से आपके पास इक्वेशन आ जाएगी y प्लस 5 इज इक्वल टू 3x प्लस 15 और आप यहाँ से y इज इक्वल टू 3x प्लस 10 लिख सकते हो। ये आपके पास इक्वेशन आए। सिमिलरली एक और इंफॉर्मेशन दी हुई है कि 5 ईयर्स अगो, ठीक है, 5 ईयर्स अगो जैकब की फादर की एज रही होगी y माइनस 5 और जैकब की एज रही होगी x माइनस 5। अब ये जैकब के फादर 7 टाइम्स थे, तो 7 टाइम्स थे तो बेटे के एज को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब जैकब के एज को 5 साल पहले की एज को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फादर और सन दोनों की एज बराबर हो जाएगी। फिर ये आ जाएगा आपके पास 7x माइनस 35 के इक्वल, और फिर y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 7x और ये माइनस 5 उधर जाके 30 हो जाएगा। तो आप यहाँ से भी सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। देखो कैसे सब्स्टिट्यूशन करेंगे, बहुत ही आसान है। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन दोनों ही में y की वैल्यू 3x/10 है, मतलब इस y की जगह पे मैं 7x माइनस 30 रख सकता हूँ। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो एक वेरिएबल में हो जाएगी और 3x को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 4x हो जाएगी और ये 30 को राइट हैंड साइड में ले जाओगे तो 40। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी बच्चों, 10। x की वैल्यू 10 आ गई तो इक्वेशन 2 से मैं इसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 या 2 जो भी अच्छा लगे आपको, फ्रॉम 1 ही ले लेते हैं। चलो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3x प्लस 10, 3x का मतलब 3 10 जा 30, 30 प्लस 10 40। तो ये आ गया y की वैल्यू 40। देयरफॉर जैकब्स प्रेजेंट एज हो जाएगा, जैकब्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 10 ईयर्स एंड हिज फादर्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 40 ईयर्स। तो यही आपका आंसर है, यही करना था इस क्वेश्चन में। सो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब दूसरा जो मेथड है वो है एलिमिनेशन मेथड। तो अब हम लोग वो सीखेंगे एलिमिनेशन से कैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, वो भी इसी में आएगा, अलजेब्रिक मेथड में ही आएगा। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 अलजेब्रिक मेथड होते हैं। ज्योमेट्रिकल तो एक ही था ग्राफ ड्रॉ करके, लेकिन अलजेब्रिकली 3 मेथड्स होते हैं जो कि जिसमें हमने एक तो कर लिया है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब बाकी के 2 और मेथड्स करेंगे सॉल्व।